दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस और आज का हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है धातुएं एवं अधातु। इसका पार्ट 1 हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आपको जो पार्ट 2 है जो आज हम स्टार्ट करेंगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी से आप सभी पहले पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 का जो लिंक है मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आपको इस पार्ट 1 की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आप पार्ट 2 देखिए, तो आपको जो पार्ट 2 है वो अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, पहले पार्ट 2 जब हम स्टार्ट करते हैं इसमें सबसे पहले हम ना पार्ट 1 जो किया था उसमें उसके पार्ट 1 जब हमने करा था तो उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर छूट गए थे, है ना। तो पहले हम जो कुछ क्वेश्चन आंसर है उनको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम पार्ट 2 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी अधातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। हमने ऐसी धातु का नाम बताना है जो क्या होती है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो मैंने बताया था पारा या फिर जो मरकरी है क्या होती है, द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है, फिर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में चाकू से आसानी से काटा जो धातु ऐसी धातुओं के नाम लिखी जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती हैं। बताया था सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है। ये 3 ऐसी धातुएं हैं जिनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी हो, जिसमें से करंट जो ऊष्मा है वो अच्छे से पास हो जाए। तो सिल्वर और जो कॉपर है, तांबा और जो चांदी है, ये ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती हैं। ठीक है, क्या होता है, सिल्वर और कॉपर, या फिर हिंदी में बोले चांदी और तांबा। ठीक, फिर आता है ऊष्मा की कुचालक कौन सी होती हैं, जो लेड और जो मरकरी है, लेड और मरकरी। ठीक है, ये लेड और मरकरी ये क्या है, ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक, फिर आता है अगला क्वेश्चन है, आघात वर्धिता तथा तन्यता का अर्थ बताइए। तो मैंने बताया था आघात वर्धिता का मतलब क्या होता है कि जो धातुएं होती हैं उनको पीट कर हम पतली पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं। धातुओं के इसी गुण को क्या बोलते हैं, आघात वर्धिता कहते हैं। ठीक है, दूसरा है तन्यता या फिर तन्यता क्या अर्थ होता है, जो धातुएं होती हैं इनकी पतली पतली तारें बनाई जा सकती है। तो धातुओं के इस गुण को हम क्या बोलते हैं, तन्यता या फिर तन्य कहते हैं। ठीक, तो आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। धातुओं को वायु में दहन करने से क्या होता है। अब देखते हैं, अगर धातुओं को हम वायु में दहन का मतलब होता है जलाना। जब किसी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उसे बोलते हैं दहन करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये पढ़ना है, जब किसी धातुओं का वायु में दहन होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो क्या देखते हैं हम, जब धातुओं को जब वायु में दहन किया जाता है तो क्या होता है। आपने इससे पहले देखा चैप्टर नंबर जब हमने पार्ट नंबर 1 किया था, आज हम क्या देखा, जब हम मैग्नीशियम धातु को जब हम वहाँ पर जला रहे तो आपने क्या देखा था कि जब कोई भी धातु जलती है तो वहाँ पर क्या होता है, सफ़ेद रंग की एक रोशनी निकलती है। ठीक है ना, हमने देखा था ना, याद हो तो आपको देखो दिखा दूँ, मैं आपको याद दिला देता हूँ। जब हमने पार्ट 1 किया था, ये वाला है ना, चैप्टर का नाम था क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें देखा जब हम क्या कर रहे थे, जब मैग्नीशियम के रिबन को जब हम जला रहे थे, मतलब जब मैग्नीशियम के रिबन का दहन हो रहा था तो यहाँ पर सफ़ेद रंग की रोशनी निकल रही थी। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर पढ़नी है कि भाई जब किसी धातु का दहन होता है तो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वायु में आपने देखा कि वायु में एक चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। मतलब जब मैग्नीशियम के टुकड़े जब हम जलाते हैं तो वहाँ पे क्या निकलती है, सफ़ेद रंग की रोशनी निकलती है। और फिर क्या मतलब जो मैग्नीशियम का टुकड़ा क्या कर रहा है वो सफ़ेद रंग की रोशनी के साथ क्या होता है, उसका दहन होना आरंभ हो जाता है। तो अब देखना है क्या इसी प्रकार से अगर हम किसी और भी धातु को अगर हम दहन करें तो क्या होगा। ठीक है, तो हमने सिर्फ एक धातु का देखा कि जब मैग्नीशियम दहन किया जा रहा है तो मैग्नीशियम क्या करें, सफ़ेद रंग की रोशनी के साथ जलती है। तो देखते हैं आपको जो बाकी धातुएं हैं इनके साथ क्या होता है। ठीक है, तो आप क्या पाएंगे कि जब आप देखेंगे तो लगभग सभी धातुएं क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। मतलब जितनी भी धातुएं हैं जब उनका दहन किया जाएगा तब क्या होता है, उनके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो जुड़ जाती है, मतलब ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड हो जाती है कहा जाए। ठीक है, मतलब किसी भी धातु को जब दहन करेंगे तो उसमें उस धातु के अंदर क्या जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन जुड़ जाएगी और उसके बाद क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बन जाएगा वहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा धातु जमा ऑक्सीजन। धातु मतलब कोई सी भी ले लें, तो देखिए जब किसी भी धातु को जलाएंगे इसका मतलब ये है कि वो धातु क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी और उसके बाद क्या होगा, उस धातु के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो जुड़ जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जैसे आपने अभी पढ़ा था, जब हम मैग्नीशियम के टुकड़े को जब हम जला रहे थे तो हमने क्या देखा था, वहाँ पर क्या बन रहा था, वहाँ पर बन रहा था मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन बराबर क्या बनता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। याद है आपको, जो हमने पहले चैप्टर में किया था कि जब किसी भी धातु जब मैग्नीशियम को जलाते थे तो वहाँ पर क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या एक प्रकार की धातु है
और ये तो ऑक्सीजन, तो धातु जमा ऑक्सीजन क्या बन रहा है Mg। Mg मतलब क्या, धातु, और O का मतलब क्या होगा, ऑक्साइड। तो हमने क्या देखा, जब किसी भी धातु का जब मैग्नीशियम को जब हम जब मैग्नीशियम को जला रहे थे तो क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब जब किसी भी धातु को जलाएंगे तो उसमें जो ऑक्सीजन क्या करेगी, वो जुड़ जाएगी और क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड बना देगी। तो इसलिए ये बात यहाँ पर लिखेगी कि लगभग सभी धातु क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। इसका यहाँ पे लिख दिया, एक समीकरण बना दिया, ठीक है। अब इस नीचे इसका एक एग्जाम्पल लिख दिया, ये वाला एग्जाम्पल कॉपर वाला। आप अगर चाहें तो ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पर बताया कॉपी पे, ये वाला एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जैसे आप इसमें लिखा हुआ है ना, कॉपर जमा ऑक्सीजन बराबर क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, लिखा है ना। देखिए, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब कॉपर को गर्म किया जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ पर जो कॉपर का रंग कैसा हो जाता है, काले रंग का हो जाता है कॉपर, ठीक है। और उसके अंदर कॉपर के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगी या क्या बना देगा, कॉपर ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जब कॉपर को गर्म करेंगे तो क्या इसका रंग कैसा हो जाता है, काले रंग का हो जाता है। अब इसी प्रकार देखते हैं, अगर हम एल्युमिनियम, जब कोई भी एल्युमिनियम को जब हम जलाएंगे, तो एल्युमिनियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी तो क्या बनाएगा, ये बना देगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये Al2O3 इसका सूत्र है एल्युमिनियम ऑक्साइड का, याद रखना है आपने, ठीक है। ये जो सूत्र यहाँ पे जो अभिक्रिया दिख रही है इनको आपने याद रखना है, ध्यान रखना है इन चीज़ों के बारे में, ठीक। तो अभी तक ये जो तीनों अभिक्रिया हमने यहाँ पे देखी, उससे हमें एक बात समझ में ये आती है, जब कोई भी धातु किसी भी ऑक्सीजन के साथ, जब कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है और वो क्या बना देगी, धातु ऑक्साइड बन जाएगा वहाँ पे, ठीक। अब चलते हैं इसके आगे। अध्याय 2 में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो, अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, तो कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं, चाहे वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करें या फिर वो क्षार के साथ, ठीक है। अम्ल और क्षार तो आपको पता ही है ना, अम्ल और क्षार हमने पार्ट 2 में पढ़ रखा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं, चाहे वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करें या फिर क्षार के साथ अभिक्रिया करें, तो वो हमेशा क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो इस प्रकार के धातु ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक। कहने का मतलब ये देखिए, कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं, कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं कि चाहे वो अम्ल के साथ, ठीक है, अम्ल मतलब एक अम्ल ले लिया हमने HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर क्षार के साथ, क्षार मतलब ले लिया NOH, ठीक है। धातु ऑक्साइड किसी भी अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया करें तब हमेशा क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे प्लस क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे, ठीक है। कोई भी धातु ऑक्साइड हो, चाहे वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करे या फिर क्षार के साथ अभिक्रिया करे, तो क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। तो इस प्रकार के धातु ऑक्साइड को तो हम क्या बोलेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलेंगे। मतलब ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों में समान अभिक्रिया करते हैं, तो इस प्रकार के धातु ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका बुक में आपको क्या लिखा हुआ है कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल या क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके, है ना, ऐसे धातु ऑक्साइड, देखिए यहाँ पर मैं इसकी जो परिभाषा वो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल या क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, ये लिखा मैंने एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये क्या लिखा, HCl मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और नीचे लिखा है एल्युमिनियम ऑक्साइड, नीचे लिखा है NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या प्रकार का क्षार है जिसके लास्ट में OH आता है, वो क्षार होता है, बताया था ना। ये सोडियम ऑक्साइड क्षार है, हाइड्रोक्लोरिक ये क्या अम्ल है। तो ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड जब इस अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, क्या बना रहा है, ये एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है, AlCl3 प्लस क्या बना रहा है, जल, H2 मतलब जल। अब ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड जब ये क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो ये क्या बना रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस क्या बना रहा है, जल, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो एल्युमिनियम है, अगर वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करे या चाहे क्षार के साथ अभिक्रिया करे, क्या बनाता है, लवण बनाता है और क्या बनाता है, जल बनाता है। तो ऐसे धातु ऑक्साइड वो अम्ल या क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करने पर लवण और जल बनाते हैं। तो इस प्रकार के एल्युमिनियम ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल है उभयधर्मी ऑक्साइड का, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल यहाँ पे शायद नहीं दे रखे, वैसे और भी होते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड भी होता है, ठीक है। आगे बस जब चलते हैं इसके आगे, देखिए आगे क्या लिखा है, अधिकांश धातु ऑक्साइड, अधिकांश जो धातुएं होती हैं, धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, मतलब जल में घुलते नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ जो है जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, ठीक है। ऐसे सोडियम ऑक्साइड है और जो पोटेशियम ऑक्साइड है, ये ऐसे क्या धातु ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं, ठीक है। तो कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि ऐसे कौन कौन से धातु ऑक्साइड जल में घुल सकते हैं, तो क्या उसका आंसर ये सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड का ऐसे हैं, ऐसे धातु ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं, ठीक है। ये लिखा हो देखिए, सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस जल, तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा वापस, ठीक है।
और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में घोलेंगे तो क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड को जब जल में घोलेंगे बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने क्या देखा, सोडियम ऑक्साइड और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये जल में घुलकर क्या बनाते हैं, क्षार, जिसके लास्ट में OH आया वो क्या होता है, क्षार। तो यहाँ पे क्या बना, दोनों जो अभिक्रिया लिखेंगे क्षार बन रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती। हमने क्या देखा कि जो भाई जो धातुएं होती हैं वो अलग अलग जो प्रकार की धातुएं हैं, जब उन्हें हम जलाएंगे तो उनके जलने की जो दर है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। मतलब कुछ धातुएं तो बहुत जल्दी से जलना आरम्भ कर देंगी, कुछ धातुएं धीरे धीरे जलेंगी, है ना। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं कि धातुओं की जलने की जो दर होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। मतलब कुछ धातुओं की तो कुछ धातुओं की अभिक्रिया बहुत तेज़ी से हो जाएगी और कुछ धातुओं की अभिक्रिया धीरे धीरे होगी, ठीक है। पोटेशियम तथा सोडियम को जैसी कुछ धातुएं इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप जो बता रहा हूँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पोटेशियम और सोडियम ऐसी धातुएं हैं जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया बहुत तेज़ी से करती हैं और इनमें जल्दी से आग पकड़ लेती है, ठीक है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि केरोसिन की सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं। तो इसका आंसर ये है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम क्या है, ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, मतलब ये बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं और जैसे ये खुले में रखते हैं, ये जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो इन्हें आग पकड़ लेती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, इन्हें मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं ताकि ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, ठीक है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्सीजन की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्सीजन की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीजन करने से रोकती है, ठीक है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोहा चूर्ण डालते हैं तो वह तेजी से जल जाता है, ठीक है। इस आगे तो कोई खास चीज़ नहीं है। और आपने भी पढ़ रखा है कि अगर हम सिल्वर और जो गोल्ड, चांदी और जो तांबा, ये है इंपॉर्टेंट लाइन कि सिल्वर जो चांदी और जो तांबा है अगर हम इनका ऑक्सीकरण करें, मतलब इनको अगर हम जलाएं तब भी इनका ऑक्सीकरण नहीं होता, मतलब ये अभिक्रिया नहीं करते, लिखा है ना। अत्यंत अधिक तापमान, सिल्वर और गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो सोना और जो चांदी है अगर हम इनका दहन करेंगे तो इनका दहन नहीं होता, ये जलते नहीं है, ठीक है। अब जो आ रहा है पॉइंट एनोडीकरण, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है एनोडीकरण क्या होता है या फिर एनोडाइजिंग किसे कहते हैं, ठीक है। एनोडाइजिंग या फिर एनोडीकरण, ठीक है। ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब के जो एग्ज़ाम देते हैं, उनमें भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एनोडीकरण क्या है या फिर एनोडाइजिंग क्या होती है। तो भाई बात मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या होता है। जो एल्युमिनियम है, जो एल्युमिनियम धातु है, एल्युमिनियम धातु के ऊपर ऑक्साइड की, ऑक्सीजन की एक मोटी सी परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है, इसे हम क्या बोलते हैं, एनोडीकरण कहते हैं या फिर एनोडाइजिंग कहते हैं, लिखा है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। जो एल्युमिनियम धातु है उसके ऊपर क्या किया जाता है, ऑक्साइड की एक मोटी सी परत चढ़ाई जाती है। उसका कारण क्या है, एल्युमिनियम धातु को संचारण से बचाने के लिए, एल्युमिनियम धातु पे जंग ना लगे, तो इस कारण क्या कहता है, एल्युमिनियम धातु के ऊपर ऑक्साइड की एक मोटी सी परत चढ़ा दी जाती है जो एल्युमिनियम को जंग लगने से रोकती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। आगे बात समझ में, लिखा हुआ है इसका, है ना। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्सीजन ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संचारण से बचाती है, ठीक है। इस परत को मोटा करके इसे संचारण से भी अधिक सुरक्षित किया जा सकता है, ठीक। आगे बात समझ में क्या होता है कि एनोडीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जब एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की एक मोटी सी परत चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या होता है, एल्युमिनियम धातु क्या करती है, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आती और उसका संचारण नहीं होता, उस पर जंग नहीं लगता है, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे अब हमने पढ़ना है कि धातुएं जब जल के साथ, अभी हमने तो पढ़ा जो धातुओं को जब देखिए अभी हमने पढ़ा था धातुओं को वायु में दहन करने से क्या होता है, ठीक है। मतलब धातुओं को जब हम जला रहे थे तो क्या हो रहा था। अब पढ़ना जब धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, जब धातुएं जल के संपर्क में आएंगी तो क्या होगा, मतलब तो किस प्रकार से वो अभिक्रिया करेंगी, ठीक है। अब हमने ये पढ़ना है। देखिए तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है, इस क्रियाकलाप को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या दे रखा है, क्रियाकलाप 3.9 की तरह से अच्छा, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, हमने परखनली ले लिया, यहाँ पर ऊन रखा है, ठीक है। ऊन को हमने क्या कर रखा है, मतलब पानी में भिगो के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये ट्यूब ले ली हमने, या धातु रखी है कोई, ठीक है। यहाँ पे हमने
कॉर्क लगा दिया और ये हमने रखी है निकास नली, मतलब एक पाइप लगाई है जिसमें से गैस होती हुई या जो हवा या गैस हो यहाँ से होती हुई यहाँ पर पहुँचेगी। ठीक है, ये हमने घोल भर लिया पानी का, मतलब जल भर रखा है, स्टैंड लगा लिया। ठीक है, और ये ट्यूब लगा ली हमने, मतलब फिर से यहाँ पर हमने क्या लगा ली, एक परख नली रखी है उल्टी करके। ठीक, अब देखते हैं क्या होता है भाई यहाँ पे। तो आप क्या देखेंगे कि जैसे ठंडे जल से आधे भरे बीकर में नमूने कौन सी धातु डल, अच्छा यहाँ देखेंगे। अब इस तंतु को क्या कर रहे हैं हम, नीचे से क्या लगा दिया हमने, बर्नर। तो यहाँ से क्या होगा, जब यहाँ से बर्नर की सहायता जब इसे गर्म किया जाएगा तो ये जो ऊन जो है इसने क्या कर रखा है, जो जल सोख रखा है वो जल किस में चेंज हो जाएगा, भाप में चेंज हो जाएगा भाई। जब ऊन को गर्म करेंगे, ऊन ने पानी सोख रखा था, तो क्या होगा, जब इस ऊन को गर्म किया जाएगा तो पानी किस में चेंज हो जाएगा, भाप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब बता दीजिए मुझे भाप का सूत्र क्या होता है, भाप का सूत्र क्या होता है, भाप का सूत्र मालूम है किसी को, भाप का सूत्र होता है H2O। भाई है तो वो जल ही ना, जल चाहे वो द्रवावस्था में रहे चाहे गैसीय रूप में रहे, किसी भी रूप में रहे, बस सूत्र तो उसका ही रहेगा H2O। ठीक है, ध्यान रखना कहीं बाद में भूल जाओ। ठीक है, तो जब भाप यहाँ से निकलेगी, भाप निकलने के बाद कहाँ जाएगी, जब वो धातु के साथ जब अभिक्रिया करेगी तो देखना है तो कौन सी गैस बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से जब भाप निकली, भाप का सूत्र मतलब भाप का मतलब क्या, जल है एक प्रकार का H2O, यहाँ पे क्या धातु। ठीक है, जब भाप की और धातु की अभिक्रिया होगी तो यहाँ से कोई गैस निकलेगी, फिर वो गैस क्या करेगी, इस निकास नली से होती हुई जब इस पानी में पहुँचेगी, यहाँ पर क्या करेंगे, उस गैस के क्या बनेंगे, बुलबुले बनेंगे, और जब बुलबुले जब वो क्या करेंगे, फिर वो ऊपर जाकर यहाँ पर जाकर पहुँचेंगे। ठीक है, तो जब वो यहाँ पर आकर पहुँचेंगे तो हमें पता चलेगा वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक, तो आगे इसको थोड़ा सा आगे अच्छे से हम समझ लेते हैं। देखिए भाई यहाँ पे लिखा गया जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस बनाती है। ध्यान रखना आपने, कभी भी कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस बनाएगी, हाइड्रोजन गैस बनाएगी, और जो धातु ऑक्साइड उत्पन्न करेंगी। ठीक है, मतलब कोई जब धातु जल के संपर्क में आएगी तो क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड प्लस क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस बनाएगी। इसलिए तो हमने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर कौन सी गैस आ जाएगी बन के, हाइड्रोजन गैस आएगी। यहाँ से जो बुलबुले बन के निकले वो कौन सी गैस के हैं, हाइड्रोजन गैस के हैं। ठीक, आगे बात समझ में। अब देखते हैं इसके आगे हम धातुएं क्या करती हैं, धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, धातु ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं, जबकि जो अधातु ऑक्साइड होते हैं जल में नहीं घुलते। ठीक है, जल में घुलकर धातु ऑक्साइड क्या बनाते हैं, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। जो धातु ऑक्साइड जब जल में घुल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, लेकिन सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, सभी जो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक, ध्यान रखना आपने, कुछ एक धातुएं हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और कुछ धातुएं नहीं करती। ठीक, अब हम बात करते हैं पोटेशियम तथा सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, जो सोडियम और पोटेशियम धातुएं कैसे क्या करती हैं, ठंडे जल के साथ तो बहुत तेजी से अभिक्रिया करेंगी। ठीक है, पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है, मतलब जब सोडियम और पोटेशियम जब ये जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो यहाँ से ऊष्मा निकलेगी काफ़ी तेज़ी से। ठीक है, इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। ठीक है, और मतलब जब यहाँ से ऊष्मा निकलेगी उसी ऊष्मा के कारण क्या होगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकली है वो क्या करेंगे, वो आग पकड़ लेती है। ठीक है, क्या बता देगा, सोडियम और पोटेशियम क्या धातुएं हैं, जब ये जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड प्लस क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन। पर ये उस अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है, मतलब यहाँ से गर्मी निकलती है, उसी ऊष्मा के कारण जो यहाँ से हाइड्रोजन गैस होती है उसमें आग पकड़ लेती है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये लिखा है सोडियम प्लस जल, क्या बनाया, सोडियम ये लिखा है पोटेशियम के, मतलब पोटेशियम प्लस जल, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल प्लस ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, ऐसे लिखा है सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल प्लस हाइड्रोजन प्लस ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखा हमने कि सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ, ठंडे जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं, और यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो अधिक ऊष्मा होने के कारण उसमें आग लग जाती है। ठीक, अब आगे देखते हैं जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया कैसे होगी। तो सोडियम और पोटेशियम की तो बहुत तेजी से होती है, लेकिन कैल्शियम की जो अभिक्रिया होती है थोड़ी धीमी होती है। यहाँ जो ऊष्मा निकलती है वो काफ़ी कम होती है, जिसके कारण यहाँ पर हाइड्रोजन गैस में आग नहीं लगती। ठीक है, आगे बात समझ में। लिखा ना कैल्शियम जमा हाइड्रोजन, क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे ऊष्मा ऊर्जा नहीं लिखा। ठीक है, उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो ऊष्मा निकलती बहुत कम निकलती, इतनी नहीं होती कि उससे हाइड्रोजन में आग लग सके। ठीक, अब इससे आगे चलते हैं, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। ये जो लाइन लिखी है ना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, ये पूछा जाता है कि जब कैल्शियम की अभिक्रिया जल के साथ होती है तो कैल्शियम के जो टुकड़े हैं वो जल के सतह पर तैरने क्यों लग जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम जो है वो जल के सतह पर क्यों तैरने लग जाता है, उसका कारण ये है। क्या बताया कि भाई
जब कैल्शियम की अभिक्रिया जल के साथ होगी तो वहाँ पर क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, मान लीजिए ये हमने ड्रम बना लिया है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या भर दिया, पानी, और इसके अंदर क्या डाल दिया, चूना डाल दिया, कैल्शियम मतलब चूना होता है। तो जब इसमें जो गैस निकलेगी कौन सी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, वो इन कैल्शियम जो चूने के, जब हाइड्रोजन गैस करेगी, जब इन जो चूना भरा हुआ है इस ड्रम के अंदर पानी में, तो क्या जब हाइड्रोजन गैस इन बुलबुलों के साथ, मतलब जो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होंगे वो क्या करेंगे, उस कैल्शियम के टुकड़ों के साथ क्या करेंगे, वो चिपक जाएंगे, और जो वो धीरे धीरे वो ऊपर की ओर जाएंगे। तो साथ क्या होगा, जो कैल्शियम के टुकड़े हैं वो भी धीरे धीरे ऊपर पहुंच जाएंगे, और फिर वहाँ पर वो जल के सतह पर तैरने लग जाएंगे, ठीक है। मतलब कैल्शियम क्या कर रही है, वो गैस के बुलबुलों के साथ चिपक कर ऊपर पहुंच जाएगा। कैल्शियम के जो टुकड़े हैं छोटे छोटे, वो क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों के साथ चिपक कर जल के सतह पर पहुंच जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करेंगे, वो तैरने लग जाते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले क्या करते हैं, कैल्शियम के साथ चिपक कर ऊपर पहुँच जाते, जल की सतह पर पहुँच जाते हैं, अतः कैल्शियम करता है वो तैरना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता। जो मैग्नीशियम है ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। जो मैग्नीशियम है ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, क्या करता है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, और क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब यहाँ पर भी जो जब हाइड्रोजन गैस बनेगी तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो मैग्नीशियम धातु होती है वो क्या करती है, हाइड्रोजन गैस के साथ चिपक कर ऊपर चली जाती है, और जल की सतह पर तैरने लग जाते हैं, जैसा कि हमने कैल्शियम वाले उसमें देखा केस में, ठीक है। अब आता है एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल, कुछ ऐसी धातुएं जो कि ना तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती है, ना ही गर्म जल के साथ। लिखा है ना कौन कौन से एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक ऐसी धातुएं हैं जो ना तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती है, ना ही ठंडे जल के साथ, ना ही मतलब ना शीतल जल के साथ, ना ही गर्म जल के साथ, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी धातुएं जो ना तो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करेंगी, ना ही गर्म पानी के साथ, ये करती है भाप के साथ। भाप का सूत्र तो वही H2O, ठीक है। अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं, ठीक है। ये उसके लिखे हुए उदाहरण, ठीक। अब लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती, जैसे लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड, ऐसी धातुएं हैं जो किसी भी प्रकार से मतलब जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगी, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके आगे, क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। अभी तो हमने पढ़ा धातुएं जल के साथ कैसे अभिक्रिया करें, अब हम पढ़ेंगे धातुएं अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, कोई भी धातु किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो वहाँ पर लवण बनाएगी, प्लस कौन सी गैस बनाएगी, हाइड्रोजन गैस बनाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है धातु प्लस अम्ल बराबर में लिखा है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपने हमेशा याद रखना, कोई भी धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हमेशा लवण और हाइड्रोजन गैस जरूर बनाएगी, ठीक है। आगे बात समझ में। तो हम यहाँ देख लेते हैं इसके आगे देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3, ये है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, ठीक है। मैंने आपको जो पार्ट 2 पढ़ाया था अम्ल क्षारक एवं लवण वाला, उसमें बताया था कि जो हमारे बुक में अंदर NCERT में 3 प्रकार के अम्ल पढ़ने थे हमने, ठीक है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा पढ़ा था H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है नाइट्रिक अम्ल जिसका नाम होता है नाइट्रिक HNO3 से हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल या फिर नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो क्या देखते हैं, जब जो नाइट्रिक जो धातुएं होती हैं जब ये नाइट्रिक अम्ल के साथ जब HNO3 के साथ अभिक्रिया करती हैं तो अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती, मतलब हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर नहीं निकलती। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो नाइट्रिक अम्ल है एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक समझते हैं क्या होता है, जो किसी चीज़ के अंदर ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, जब नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु के साथ होती है तो वहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, तो ये जो नाइट्रिक अम्ल क्या करता है, वो इस हाइड्रोजन गैस के अंदर ऑक्सीजन को जोड़ देता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, एक ऑक्सीकारक है। क्या करेगा, यहाँ मतलब नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया जब किसी भी धातु के साथ होती है तो ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई उसके अंदर क्या कर देगा, ऑक्सीजन को जोड़ देगा। उससे जब हाइड्रोजन के अंदर जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2O, मतलब क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। और ये खुद अपचयित हो जाएगा। अपचयित मतलब समझते हैं ना क्या होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, खुद अपचय, मतलब यहाँ से H का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यहाँ से H हट के इसके साथ जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पर तो जल बन गया, और ये क्या होगा, ये अपचयित होकर या तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में या फिर NO में या फिर NO2 में ये परिवर्तित
हो जाएगा। ठीक है, मतलब HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल है ये क्या करता है, जब इसकी अभिक्रिया धातु के साथ होती है तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकलती है तो ये क्या करता है, उस हाइड्रोजन गैस के अंदर क्या करता है, ऑक्सीजन को जोड़ देता है और क्या बना देता है, जल बना देता है, और खुद इसका अपचयन हो जाता है और ये N2O या फिर NO या फिर NO2 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये याद रखना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हम पूछा जा चुका है कि जो नाइट्रिक अम्ल है जब इसकी अभिक्रिया धातु के साथ होती है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न क्यों नहीं होती, उसका कारण यही है क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रिक अम्ल एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। मतलब ऑक्सीकारक समझते हैं क्या होते हैं, मतलब जो किसी दूसरे पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसमें ये क्या करता है, ऑक्सीजन को जोड़ देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, और ये खुद किस में परिवर्तित, ये और खुद इन तीनों में से किसी एक रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो मैग्नीशियम है या मैग्नीज है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जब ये मैग्नीशियम और मैग्नीज ये ऐसी धातुएं जब ये HNO3 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे बात समझिए। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, इसका नाम है एक्वा रेजिया। क्या होता है एक्वा रेजिया, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बोर्ड एग्जाम्स में भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक्वा रेजिया क्या होता है, एक्वा रेजिया जिसे हम रॉयल जल का लैटिन शब्द, रॉयल जल का लैटिन शब्द, इसमें क्या होता है, 3:1 में हम क्या मिलाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्लों को मिलाते हैं। मतलब जो तीन हिस्से तो हम मतलब क्या करेंगे, HCl, और जो HCl मतलब हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इन दोनों का हम क्या मिलाते हैं, पर इन दोनों को हम 3:1 में जब हम मिलाते हैं तो इनका जो मिश्रण तैयार होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो नाइट्रिक अम्ल है, जब इन दोनों को 3:1 में मिलाया जाता है तो इन दोनों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया बोलते हैं। ठीक है, और ये इतना शक्तिशाली होता है कि अगर मतलब कि इसके अंदर अगर हम कोई धातु डालते हैं, सोना या चांदी डालते हैं, तो एकदम से गल जाएगी वो। ठीक है, ठीक है ना, यह उन अभिकर्मों को में से एक है जो गोल्ड या प्लेटिनियम को गलाने में समर्थ होता है। ठीक है, लेकिन अगर इनके अंदर अलग अलग डालें, जैसे अगर HCl के अंदर हम अब अपना गोल्ड डाल दें तो हमारा जो सोना है वो बिल्कुल भी नहीं गलेगा, और उसी तरीके से अगर हम नाइट्रिक अम्ल के अंदर अपना गोल्ड या फिर सोना डाल दें तब भी उस पर कुछ असर नहीं होगा सोने के ऊपर। लेकिन इन दोनों का जब मिश्रण तैयार किया जाता है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जब 3:1 में जब इन दोनों को मिलाया जाएगा, मतलब 3 हिस्सा तो अम्ल का रहेगा, इसका रहेगा HCl अम्ल का, और एक हिस्सा रहेगा नाइट्रिक अम्ल का। जब इन दोनों को इस अनुपात में मिलाएंगे, इनका जो मिश्रण तैयार होता है उसे बोलते हैं एक्वा रेजिया, और यह इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि इसके अंदर जो सोने और जो प्लेटिनम जैसी धातुएं वो भी आसानी से गल जाती हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके आगे फिर हम कि अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो भाई यहाँ पर ये पढ़ना है, अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, धातु लवण किसी दूसरी धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगे, आपने पढ़ रखा है पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें ही आपने देखा था ना, वहाँ पे हमने पढ़ा था, एक हमने क्या ले ली थी, एक हमने परखनली ले ली थी, इसके अंदर क्या भर दिया, कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट CuSO4 बोलते हैं, है ना, याद है आपको, जो पहले चैप्टर में किया था हमने, कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया था। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर पढ़नी है, फिर से एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्या कि कॉपर धातु का लवण, जो धातु लवण, ठीक है, धातु लवण क्या कर रहा है, वो किसी दूसरे धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा। ठीक है, धातु लवण किसी दूसरी धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा। ठीक है, ये तो पढ़ रहे हैं शायद हम, देखिए धातु लवण के विलयन धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, धातु लवण का विलयन है और क्या कर रही है, किसी दूसरी धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा वो पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या ले लिया हमने, एक हमने परखनली ले ली, इस प्रकार से इसके अंदर हमने क्या भर दिया, कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया, कॉपर सल्फेट CuSO4 बोलते हैं। ठीक है, इसे हम, ये क्या प्रकार का धातु लवण का विलयन है। ठीक है, कॉपर सल्फेट, फिर इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, लोहे की कील डाल दी, दिख रहे हैं आप, लोहे की कील टांग रखी है हमने। ठीक है, लोहे की कील टांग दी हमने। ठीक है, इस तरीके से हमने लोहे की कील इसके अंदर टांग दी। तो कॉपर सल्फेट विलयन का सूत्र ये होगा CuSO4, लोहे की कील का सूत्र क्या होता है भाई, ये होता है Fe। ठीक है, तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट का विलयन की जब अभिक्रिया Fe लोहे की कील के साथ होगी तो क्या होगा, जो इस विलयन के अंदर जो इस विलयन का रंग क्या है, अभी काफ़ी ज़्यादा नीले रंग का। तो यहाँ से जो कॉपर होगी सारी क्या करेगी, लोहे की कील पे जाकर वो जमा हो जाएगी, जिसके कारण जो लोहे की कील का रंग कैसा हो जाएगा, वो भूरे रंग की हो जाएगी। देखिए पहले यहाँ पर कील का रंग अलग है, जब इसके ऊपर कॉपर, जो इसमें से जो कॉपर घुला हुआ था विलयन के अंदर, तो वो सारा जाकर लोहे की कील पे जमा हो गया, इसका रंग कैसा हो गया, ब्राउन कलर का हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील को टांगते हैं तो लोहे की कील का जो रंग है वो क्या हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है,
अब इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इसकी अभिक्रिया हुई कैसे है भाई। तो क्या देखें, जो Fe क्या है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। इन दोनों में देखना पड़ेगा कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है। तो लोहा क्या है, जो Fe मतलब फेरस, और आम भाषा में इसे लोहा कहेंगे। तो लोहा क्या है, वो कॉपर, Fe जो है वो कॉपर से अधिक शक्तिशाली है, ठीक है। तो जो शक्तिशाली वाली जो धातु है वो क्या करेगी, वो कम शक्ति वाली धातु को यहाँ से हटा देगी, सीधे पे खुद आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा, ये FeSO4, और इसमें से कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो अधिक अभिक्रियाशील वाली धातु क्या करेगी, वो धातु के लवण में से धातु को हटा देगी, उस जगह पे खुद आ जाएगी, ठीक है। ठीक, और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोले, पढ़ रखा आपने पहले चैप्टर में, विस्थापन अभिक्रिया है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो अब आपको याद रखना पड़ेगा ना कौन सी धातु में अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो उसकी पूरी टेबल दे रखी, देखिए यहाँ पर, ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, ठीक है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ऊपर लिखी धातु है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे नीचे जो लिखी है वो सबसे कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। मतलब ऊपर से नीचे जो है धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता वो लगातार घटती जा रही है, ठीक है। जो धातु अधिक अभिक्रियाशील होगी वो कम अभिक्रियाशील धातु को हटा देगी, उसी जगह पे खुद आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, जो मैं अभिक्रिया बता रहा था, मैं यहाँ पर क्या बता रहा था, देखिए बताया मैंने ना, CuSO4 जमा में Fe। तो देखिए Fe कहाँ पर है, Fe तो ये रहा भाई, कॉपर कहाँ है, कॉपर ये है, ठीक है। तो देख रहे हैं Fe तो ऊपर है, कॉपर नीचे, मतलब Fe क्या अधिक शक्तिशाली है, कॉपर क्या कम शक्तिशाली, से क्या करेगा, Fe क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। तो वही क्या है, इसने Fe ने कॉपर को हटा दिया, उसके पे खुद आ गया FeSO4 जमा में कॉपर, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक। अब कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, मुश्किल से 2-3 लाइनें हैं। क्या होती है, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब सक्रियता श्रेणी जो है एक ऐसी श्रेणी है, एक ऐसा टेबल है जहाँ पर क्या किया जाता है, धातुओं की जो सक्रियशीलता है उसे एक टेबल में या फिर एक अवरोही क्रम में हम क्या करते हैं, उसे याद रखते हैं, ठीक है। फिर ठीक है, बस और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद पूरी टेबल याद करनी है आपने, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, और ये मरकरी हो गया, और सिल्वर, और ये गोल्ड, ठीक है। अब इनको याद करने का भी एक तरीका होता है, और वो जो तरीका है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड बताऊंगा, जिससे आप इन सभी धातुओं के नाम को जैसे लिखी हैं उसी उसमें आप इन्हें याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था, और अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी टॉपिक में कोई डाउट वगैरह है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर हमें ये बात नहीं समझ में आई, ताकि मैं आपके डाउट को दूर कर सकूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।